हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वर्ल्ड लिटरेचर EMRS के लिए, स्पेसिफिकली वर्ल्ड लिटरेचर। आप लोगों को अगर सिलेबस आपको पता हो तो, जिन लोगों को पता नहीं था अभी थोड़ी देर में आ जाएगा ये तो वर्ल्ड लिटरेचर तो EMRS में है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये EMRS का सिलेबस मेरे हाथ में है और इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया एट्सेट्रा। ये जो है इसका पार्ट है। और एट्सेट्रा के मैंने आपको इससे पहले एक लैटिन अमेरिका वाला करवाया था। आज मैं जो है कैनेडियन लिटरेचर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और कैनेडियन लिटरेचर का भी जो है मैं इसको 2 दिन में कैनेडियन लिटरेचर करवाने का सोच रही हूँ। तो कैनेडियन लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लिटरेचर के पार्ट ऑफ व्यू। जैसे मार्गारेट एटवुड है और जिनका आपने नाम सुना भी होगा और नहीं भी है। तो कैनेडियन लिटरेचर मैंने इसमें लिया है क्योंकि जो एटसेट्रा होता है ना, ये सारी चीज़ जो है वो ले लेता है। ठीक है जी, एटसेट्रा में मैं इसमें वर्ल्ड लिटरेचर में जो जो चीज़ें कवर करवाऊंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसका जो सिलेबस है TGT का भी और PGT का भी मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। इसमें भी लिखा है मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में तो ये हो जाता है जगह जगह। अभी हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे कैनेडियन है, फ्रेंच है, लैटिन वाला मैं कर चुकी हूँ, और ऑस्ट्रेलियन है, एफ्रो अमेरिकन है ये, और मॉडर्न इंडियन भी कर चुकी हूँ। तो बाकी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रही हूँ आज कैनेडियन लिटरेचर के बारे में। आज वर्ल्ड लिटरेचर का डे 1 है। तो वर्ल्ड लिटरेचर में कैनेडियन लिटरेचर मैंने लिया। बेसिकली जो मैंने लिया है आज कैनेडियन लिटरेचर है। कैनेडियन लिटरेचर के राइटर्स के बारे में मैं बताऊंगी। उसके बाद मैं अब आप लोगों को बता दूं, ये मेरी किताब है द पाथ टू विक्ट्री, जो जब आप खरीद लोगे तो आपकी बन जाएगी। एक मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाह रही हूँ इसमें कि ऐसा है कि बुक खरीदिए आप लोग, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बुक जो है अब थोड़े दिन बाद, अभी 550 की है, कुछ दिनों में ये महंगी होने वाली है, इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। खैर, जो मैं काम की बात बता रही थी वो ये, अभी मेरे ऐप से मिल रही है। ये मेरा ऐप है इंग्लिश सूत्रा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इंग्लिश सूत्रा को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, बुक को जो है वो परचेज कर लीजिए, एड्रेस फिल करके और पैसे देकर। मेरे को जो आपको बताना था वो ये था कि इसमें हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें मैंने पूरा जो है थ्योरी दी है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए हैं। मगर फिर भी कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार अगर इसका एक्सप्लेनेशन होता तो और अच्छा रहता। तो आप लोगों के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं आपको यहाँ पर अपनी बुक के क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरी बुक के क्वेश्चंस चाहे वो ग्रामर के हों, लिटरेचर, फिलहाल तो मैं ग्रामर का सोच रही हूँ कि जिस दिन भी मैं ग्रामर का सेशन रखूंगी उस दिन मैं जो है अपनी ही बुक के क्वेश्चंस करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। आप बुक लेकर बैठिए, अगर नहीं भी है बुक आपके पास फिर भी आप कम से कम इसे देख तो सकते ही हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बुक हमें खरीदनी चाहिए तो मैं अपनी बुक के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन जो है वो दूंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी अपनी बुक के ग्रामर के। जैसे जो भी हमने एक्सरसाइज दी हुई है, ऑब्वियसली पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब हमने एक्सप्लेनेशन थ्योरी में दी हुई है तो हमने उसके जो उसके क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। लेकिन क्या फिक्र करने की बात है, वो एक्सप्लेनेशन आपको, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा मेरे थ्रू। मैं अपनी बुक के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। तो अब है ना अच्छी बात। तो आप पाथ टू विक्ट्री खरीदिए। लिटरेचर, ग्रामर और प्रैक्टिस सेट्स सभी चीज है इसमें, सीक्वेंशियली लगा हुआ है। पहले लिटरेचर है, फिर ग्रामर है और फिर प्रैक्टिस सेट्स है। पहले थ्योरी है, हर चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो ये है द पाथ टू विक्ट्री। उसके बाद मेरा ये ऑनलाइन बैच है, अभी एग्जाम होने में टाइम है, लाइव बैच है UPTGT का। और DSSB का मैं इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी DSSB का लाइव बैच जो है वो स्टार्ट होगा। उसका सिलेबस EMRS से ही मिलता जुलता क्या, वही सिलेबस है। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है जिसमें बहुत सारे मोर देन 50 टेस्ट पेपर्स, फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स करवाए जा रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन देकर। सारी चीज कहाँ देखने को मिलेगी, ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर पे जाइए, सभी कोर्सेज के आगे उनके प्राइस सब लिखा हुआ है। पेड बैच है सारे, जो भी ऐप पर है, ऐप पर कुछ फ्री नहीं है, ऐप पे सब पेड है। ठीक है। और उसके बाद ये मेरे वीडियो बैचेस हैं जिनमें आपका UPTGT
टीजीटी पीजीटी कंबाइंड, DSSB। सबसे अच्छी खूबी की बात क्या है भैया, जो बैच खरीदते हैं सिर्फ नोट्स उन्हीं को मिलते हैं, उन ऐप के उन बैचेस से संबंधित। यानी कि अगर किसी ने टीजीटी का वीडियो बैच खरीदा, चाहे वीडियो खरीदिए लाइव खरीदिए, आपके पास नोट्स जो हैं वो वहां पर जाते हैं। टीजीटी पीजीटी का खरीदिए तो नोट्स आपको मिलते हैं, सिर्फ नोट्स नहीं मिलते। और हाँ, कुछ ही दिन में DSSB की किताब भी आपके सामने ही जो है वो भी लॉन्च होगी। DSSB की किताब भी, उस पर काम शुरू कर दिया है मैंने, वो भी लॉन्च जो है जल्दी ही होगी। तो ये रहा। और इसके अलावा अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो तो ये नंबर है जो दिख रहा नहीं है, 7895937338, 7895937338। चलिए अब इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने कैनेडियन लिटरेचर की बहुत ही फेमस राइटर मार्गरेट एटवुड के बारे में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं कैनेडियन लिटरेचर में जो राइटर्स हैं वो बेसिकली जो 3 मेन राइटर्स हैं उनके बारे में कवर करवाऊंगी। और मैंने इसमें ऐसे लिया है, राइटर के साथ ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं है, वो मुझे लिखने पड़ेंगे। तो मैं जो है आपको, और इनके नॉवेल्स वगैरह के बारे में भी कुछ थोड़े बहुत नॉवेल्स हैं, मतलब थोड़े बहुत, उन्होंने तो बहुत सारे लिखे हैं, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जरूर बताऊं। सबसे पहले जो कैनेडियन राइटर हैं हमारी मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एलिनोर एटवुड। ये एक कैनेडियन पोएट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, एसेइस्ट एंड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड लिटरेचर में ये ढूंढना कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं, ये सबसे मुश्किल चीज है। उसके बाद उस पर मटीरियल ढूंढना, उसके बाद उस पर चीज बताना। तो ऑब्वियसली आप हमारी मेहनत देख सकते हैं कि हमने ये जो चीजें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा कि सिर्फ वो जो चीजें जो बहुत समय से चलती चली आ रही हैं वो तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है लोगों को लगता है कि हम अपनी चीज़ को बचा के रख ले, दूसरों को ना बताएं। तो वर्ल्ड लिटरेचर में तो बेसिकली ये चीज़ें बहुत सोचनी पड़ती हैं, क्या पढ़ाओ और क्या ना पढ़ाओ। तो मैंने कैनेडियन में लिया है 3 राइटर्स जो मुझे लगता है EMRS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कैनेडियन में आप लोगों को बताऊंगी। और ना केवल ये आप लोगों के लिए, EMRS के लिए, इवन जो नेट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये तो चीज़ उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो मार्गरेट एटवुड जो है वो एक कैनेडियन पोएट है, नॉवलिस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, एसेइस्ट हैं एंड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। शी गॉट बुकर प्राइज, उनको बुकर प्राइज, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बुकर प्राइज कब मिला था। तो शी गॉट बुकर प्राइज इन 2000 फॉर द ब्लाइंड असैसिन एंड इन 2019 फॉर हर नॉवल द टेस्टामेंट्स। कि 2019 में कि बुकर प्राइज 2000 फॉर द ब्लाइंड एंड इन 2000 फॉर अ नॉवल इन द टेस्टामेंट्स, ये उनको बुकर प्राइज मिला है असैसिन के लिए, द ब्लाइंड असैसिन के लिए और द टेस्टामेंट्स। Booker Prize of 2019 was awarded jointly to Margaret Atwood for the Testaments and Bernardine Evaristo for Girl, Woman, Other। मतलब ये जो 2019 का था जो इनको बुकर प्राइज मिला था वो इनको और बर्नार्डिन को जॉइंट जो है वो अवार्ड दिया गया था। उनको उनके टेस्टामेंट्स के लिए मिला था और बर्नार्डिन एवरिस्टो को मिला था गर्ल, वुमेन, अदर के लिए। She is the founder of the Writers Trust of Canada, a non-profit literary organization that seeks to documents। ये एक वो फाउंडर है जो है राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की, एक ये नॉन प्रॉफिट लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है दैट सीक्स टू डॉक्यूमेंट्स। ये अधूरा है क्या? Just give me a second. Seeks to, इसमें थोड़ा सा जो है that seeks to encourage, ये यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है। That seeks to, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, seeks to encourage Canada's writing community, Canada's writing community। यानी कि ये जो इन्होंने, शी इज द फाउंडर ऑफ द राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा। राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा क्यों जो है वो स्थापित की गई थी? कनाडा की राइटिंग कम्युनिटी को एनकरेज करने के लिए। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज
She is the inventor and developer of long pen technology that facilitate the remote robotic writing of documents. वो इन्वेंटर हैं और डेवलपर हैं लॉन्ग पेन टेक्नोलॉजी की, जो रोबोटिक राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को फैसिलिटेट करता है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉवलिस्ट, शी हैज पब्लिश्ड 15 बुक्स ऑफ पोइट्री. एंड in spite of being a novelist, she has published 15 books of poetry and several short stories in Tamaric Review, Alphabet and Saturday Night, etc. हालांकि वो फिक्शन राइटर पहले हैं, मगर उन्होंने 15 बुक्स जो हैं पोइट्री की, सेवरल शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो टेमरिक रिव्यू में पब्लिश करी हैं, अल्फ़ाबेट एंड सैटरडे नाइट एटसेट्रा में. तो इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं. शी इज़ अ नोटेड ह्यूमनिस्ट नेम्ड ह्यूमनिस्ट ऑफ द ईयर बाय अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन. उनको अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ह्यूमनिस्ट ऑफ द ईयर को कहा गया था. द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर है, उसने कहा था अ सिंटिलेशन वर्डस्मिथ एंड एन एक्सपर्ट लिटरेरी क्रिटिक कहा था. इकोनॉमिस्ट ने उनको सिंटिलेशन वर्डस्मिथ एंड एन एक्सपर्ट लिटरेरी क्रिटिक कहा है. उनकी एक नॉवल है, वंडरफुल नॉवल है, जो एक औरत की आइडेंटिटी क्राइसिस को बताती हुई है, द एडिबल वुमन. मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी भी. ये एक फेमिनिस्ट वर्क है. इन दिस नॉवल शी हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियली कैनिबलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. कैसे रिलेशनशिप में एक इंसान दूसरे इंसान को लिटरली खा जाता है, ये उन्होंने अपनी द एडिबल वुमन में दिखाई है. और इसके बाद इन 1994 गुड बोन्स, अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन combined with another book Murder in the Dark and appeared as Good Bones and Simple Murders. ये Good Bones and Simple Murders के रूप में पब्लिश जो हैं वो हुए हैं. The Confederation Poets is a group of poets of Canadian literature. Confederation Poets is a group of poets of Canadian literature. इनके वर्क्स हैं, जरा आप देख लीजिए. द एडिबल वुमेन, सरफेसिंग, लेडी ऑरेकल, ये नॉवेल्स हैं सारे इनके. लाइफ बिफोर मेन, बॉडीली हैम, द हैंडमेड टेल, कैट्स आई, द रॉबर्ट्स ब्राइड, एलियास ग्रेस, द ब्लाइंड असासिन, ऑरिक्स एंड क्रैक, द हार्ट गोज लास्ट, द टेस्टामेंट्स. और शॉर्ट फिक्शन है, ये उनका फिक्शन कलेक्शन है. डांसिंग गर्ल, मर्डर इन द डार्क. अब मैं आपको ये क्यों करवा रही हूं, क्योंकि कोई सा भी कलेक्शन देखिए किसका कलेक्शन है, ये भी पूछ सकते हैं. वाइल्डरनेस टिप्स, द लेब्राडोर फियास्को, स्टोन मैट्रेस, गुड बोन्स, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. शॉर्ट स्टोरी है गर्ट्रूड टॉक्स बैक. और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, इनके पोइट्री कलेक्शन है डबल पर्सिफोन, द सर्कल गेम, एक्सपीडिशंस, स्पीचेस फॉर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन, मॉर्निंग इन द बर्न्ड हाउस एंड द डोर. नॉन फिक्शन है सर्वाइवल, अ थेमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर, नेगोशिएशन विद द डेड, पे बैक, डेट एंड द शेडो साइड ऑफ वेल्थ. आप चाहे तो इसके अपने पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं. और अच्छा, एक इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है गुड बोन्स, और जिसमें गर्ट्रूड टॉक्स बैक जो है उसमें उन्होंने जो है एक शेक्सपियर के हैमलेट जो है उसको जो है वो इसमें गर्ट्रूड जो है वो शेक्सपियर से बात कर रही है. गर्ट्रूड टॉक्स बैक, ये एक इनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है गुड बोन्स. मार्गरेट एटवुड ने इसमें गर्ट्रूड एक पीस है जिसमें क्लोजेट सीन है शेक्सपियर के हैमलेट का. इसमें ये शेक्सपियर के हैमलेट के क्लोजेट सीन को गर्ट्रूड टॉक्स बैक में इन्होंने जो है वो दिखाया है. तो चलिए अब इनके क्वेश्चंस करें. इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो बताना चाहूँगी कि मैं इनके नॉवेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूँगी वो द एडिबल वुमन के बारे में डिस्कस करूँगी. मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस नॉवल के बारे में बताकर, जिससे कि आप जब इस नॉवल के बारे में कभी आपके दिमाग में आए तो ऑब्वियसली आप जो है इस नॉवल के बारे में आपको पता हो, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा द एडिबल वुमन के बारे में जरूर बताना चाहूंगी. और पहले से कैरेक्टर्स बताऊंगी मैं आपको. ये एडिबल वुमन इनका 1969 का नॉवल है. दैट इज हर फर्स्ट पब्लिश नॉवल. और इसमें एक जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर हैं मरिया. मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी और ऑब्वियसली
जो है वो आपको याद भी हो जाएगी। पीटर क्लेरा डंकन ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगी, तो थोड़ा ध्यान से जो है स्टोरी सुनिएगा। द एडिबल वुमन, एडिबल वुमन टाइटल सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा खाने योग्य वुमन। तो मैं आपको कहानी सुनाऊं, ये एडवर्ड की फर्स्ट पब्लिश नॉवल है जो 1969 में आई थी। और ये एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एक लड़की है जिसका नाम है मरिया। मगर जो मरिया है वो किस तरीके से, हाउ शी इज क्रश्ड अंडर द पर्सनैलिटी ऑफ बॉयफ्रेंड, ये मैं इसके बारे में बता रही हूँ। वो एक रिसर्च कंपनी में काम करती है जिसमें उसको सर्वे करना होता है कि जैसे मार्केट में भी नई नई आई हुई जो बियर है उसका लोगों को कैसी लग रही है, उसे सर्वे करना होता है। ये नॉवल बेसिकली प्लाइट बताती है मारियन की, जो अभी पीटर से शादी करने ही वाली है। इसके मरिया जो है वो जिस घर में रहती है और उस घर में जो जिससे उसने घर किराए पे लिया, मकान मालकिन ने, मरिया के साथ उसकी एक रूममेट भी है। उनको उनके तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मरिया की रूममेट के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मरिया जो है वो उसको पहले शुरुआत में दिखाते हैं वो एक परफेक्ट सेंसिटिव लड़की है, लेकिन जैसे जैसे उसका जो है वो नॉवल आगे बढ़ता है तो इसमें दिखाते हैं कि वो एक लड़के से मिलती है, डंकन से, जो उसको जब वो सर्वे करने के लिए जाती है तो अपने ऊट पटांग जवाबों से उसको बहुत इन्फ्यूरिएट कर देता है, गुस्सा दिलवा देता है। लेकिन डंकन उसको एक एहसास दिलाता है कि वो जिस रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप मेटाफोरिकली उसको खत्म कर रहा है। उसको जो है वो अब इतना ज़्यादा उसके को पर उसका बॉयफ्रेंड पुश करता है कि वो उसका रियल सेल्फ है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि मरिया जो है वो धीरे धीरे एनोरेक्शिया की बीमारी उसको हो जाती है। शी इज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्शिया। एनोरेक्शिया का मतलब होता है जिसमें इंसान खाते ही उल्टी कर देता है और खाने की उसकी जो भूख है वो खत्म होती चली है, तो उसको एनोरेक्शिया की बीमारी हो जाती है। जब वो कोई भी चिकन से संबंधित चीज़ें देखती है तो उसको लगता है कि कैसे भी ये भी पहले जीवित था, और इससे मतलब कोई मीट से संबंधित कोई भी चीज़ देखती है तो ये भी जीवित था। धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है जैसे उसके ऑर्गन्स गायब होते चले जा रहे हैं। पीटर, उसको ऐसा लगता है जैसे पीटर जो है वो उसको इतना उसके रियल सेल्फ से हटा के खत्म करता जा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो खत्म होती चली जा रही है। अब लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि उसको ये लगता है कि जैसे फूड को लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फूड एक जो है कमोडिटी होता है, वो खुद को भी एक कमोडिटी फील करने लगती है। तो जैसा लगता है कि जैसे वो एक कमोडिटी बनकर खत्म नहीं होना चाहती, ऐसे ही उसे लगता है कि फूड भी ऐसे ही सोचता होगा, तो वो खाना नहीं चाहती। अब वो जो है वो अब उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्लेरा, जो हर समय जो है वो मतलब एक हाउसवाइफ है एंड शी इज कॉन्स्टेंटली प्रेग्नेंट, जो हर समय प्रेग्नेंट ही रहती है। अब वो यहाँ पर ये दिखाते हैं वो खाने को मना करके ऐसा लगता है जैसे एक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन जो है उसके लिए चल रहा है। नाउ एक दिन वो जो है डंकन से जब उसकी मुलाकात होती है, लेकिन कुछ ऐसी विचित्र वियर्ड परिस्थितियां बनती हैं कि एक दिन उसका जो वो अपने उसके बॉयफ्रेंड पीटर ने उसको बुलाया, शादी करने ही वाले हैं। उसकी जो रूममेट है वो उसको जो उसका रियल सेल्फ है उससे हटाकर एक रेड ड्रेस जो है वो उसको पहनने के लिए कहती है, और उससे बहुत जो है उसको मेकअप करती है, उसके फॉल्स आईलैशेस लगाती है। जब डंकन आता है तो वो उसको कहता है मुझे नहीं पता था यहाँ पे एक मैस्करेड जो है वो चल रहा है। और वो जो है उसको कहता है कि उसको रियल सेल्फ में, उसकी रियल सेल्फ के लिए उसको कहता है कि बी वॉट यू आर,
अचानक से उसको एक एहसास होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करती जा रही है पीटर के दबाव की वजह से। वो एक केक बनाती है, वुमेन शेप्ड केक बनाती है और पीटर को उस केक को ऑफर करती है। पीटर उस केक को खाने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो कहती है इट्स जस्ट अ पीस ऑफ, वो पीटर कहता है कि हाउ कैन आई ईट दिस वियर्ड केक। वो जैसे ही उस केक को खाती है तो एडिबल वुमन वही हो गया खाने योग्य, यानी कि केक है। एडिबल वुमन क्या है? केक। जैसे वो उस केक को खाती है, उस केक को खाने के साथ ही उसकी जो भूख थी वो वापस आ जाती है और नाउ वो उस रिश्ते से आजाद होकर वो अपने रियल सेल्फ को पा लेती है। और वो जो है एक ये कहानी इसमें ये बताया गया है कि इफ someone tries to push himself over a woman, she loses her identity, and how she gains her identity and she gets back to her real self। तो ये है कहानी द एडिबल वुमन की, जिसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, मरिया, पीटर, क्लेरा, डंकन, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो एडिबल वुमन के। तो ये एक कहानी सुनाई मैंने आपको एडिबल वुमन की। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी उनका एक और नॉवल है। मैं एक दो नॉवेल्स के बारे में बता रही हूँ, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। एटवुड का एक नॉवल है लाइफ बिफोर मैन। इसमें लाइफ बिफोर मैन जो है, ये लाइफ बिफोर मैन ये एक इनका नॉवल है। और इसमें 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, नेट, एलिजाबेथ एंड लाशिया। ये मैं आपको इसके बारे में भी लाइफ बिफोर मैन के बारे में बताना चाहूंगी। लाइफ बिफोर मैन जो नॉवल है, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, नेट, एलिजाबेथ एंड लाशिया। नेट और एलिजाबेथ की लाइफ जो है वो बिल्कुल अनहैप्पी, ये हस्बैंड एंड वाइफ है। नेट और एलिजाबेथ हस्बैंड एंड वाइफ है। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। नेट का अफेयर चल रहा है लाशिया के साथ, और जो है वो एलिजाबेथ का भी अफेयर जो है वो चल रहा है। और एलिजाबेथ के बारे में दिखाया है कि वो एक बहुत ही लवलेस जो है परिवार में उसका पालन पोषण हुआ है। उसके फादर जो है, उनकी फादर ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले गए थे। एलिजाबेथ के मदर बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा पीने लगी थी और इसके बाद उन्होंने अब सुसाइड कर लिया था, खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। एलिजाबेथ को उसकी एक आंट ने पाला था, और वो जो आंट थी, आंट मरियल ने पाला था। उन्होंने उसके ऊपर इतने अत्याचार करे थे कि वो आंट मरियल उसके लिए स्पाइडर एंड द फ्लाई, द सकर आउट ऑफ लाइफ जूस एंड द एम्प्टी हस्क। अब इतना उसके ऊपर अत्याचार करा था आंट मरियल ने कि वो पार्ट चाइल्ड, पार्ट प्रिजनर, पार्ट ऑर्फन, पार्ट क्रिपल, पार्ट इंसेन, ये सब उसके साथ हुआ था। एलिजाबेथ की जब शादी हुई नेट के साथ, तो वो नेट उस समय एक अनएम्प्लॉयड जो है वो ग्रेजुएट था, और उसको ये लगा था कि उसने शादी केवल इसलिए करी थी कि उसको लगा था कि शायद अब उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी। नेट उससे भी ज्यादा कमजोर इंसान था। नेट जो है वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंड था एलिजाबेथ पर। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का ये रूप जो है वो एलिजाबेथ के सामने आने लगा। एलिजाबेथ नेट जो है वो उसकी मुलाकात होती है लाशिया से। लाशिया जो है नेट से प्यार करती है, उसकी खर्चों के लिए उसको पैसे भी देती है, और एलिजाबेथ इन्वॉल्व हो जाती है क्रिस नाम के एक लड़के के साथ जो कि उसी के ऑफिस में काम करता है। क्रिस लेकिन उससे एक डिमांड ये करता है कि तुम अपनी जॉब, अपने बच्चे जो है वो छोड़ दो, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करती तो आउट ऑफ रिजेक्शन वो आत्महत्या कर लेता है क्रिस। और जो है वो प्यार के लिए नहीं मरा, एक रिजेक्शन की वजह से वो मर जाता है। नेट डिवोर्स लेना चाहता है एलिजाबेथ से, और बाद में दिखाते हैं कि दोनों के दोनों डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं। लाशिया वांट्स अ चाइल्ड फ्रॉम नेट, और क्योंकि लाशिया केवल उसको लगता है कि शी नीड्स टू बी प्रेग्नेंट टू रिमेन अलाइव।
अल्टीमेटली एलिजाबेथ और नेट जो है वो तलाक ले लेते हैं। तो ये कहानी है लाइफ बिफोर मेन की, जिसमें ये मेन कैरेक्टर्स है नेट, एलिजाबेथ, लाशा। नेट का जो अफेयर चल रहा है वो लाशा के साथ, एलिजाबेथ का क्रिस के साथ, और ये उलझी हुई कहानियां हैं जिसमें द वुमेन इज नॉट एट ऑल सेक्रीफाइस, और वुमेन के जो प्रेजेंट है वो उसकी पास्ट मेमोरीज से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। तो ये मैंने आपको 2 स्टोरीज के बारे में बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगी। इनकी हैं तो इनके और भी बहुत सारे। एक ब्लाइंड असैसिन, जिसके लिए उन्हें 2000 में जो है बुकर प्राइज मिला था, उसके बारे में बताऊंगी। ब्लाइंड असैसिन जो है वो इनका हिस्टोरिकल फिक्शन है, 2000 में पब्लिश हुआ था। बुकर प्राइज मिला था इसे 2000 में, और हैमेट प्राइज मिला था 2001 में। और ये जो नॉवल है, इसका जो नरेटर है उसका नाम है दैट इज आयरिस ग्रिफिन। और आयरिस और उसकी सिस्टर आयरिस ग्रिफिन जो है वो उसका नरेटर है, उसकी नरेटर है। आयरिस ग्रेस और उसकी सिस्टर है लॉरा, जिनकी मदर जो है वो नहीं है। उनकी पालन पोषण हुआ है ओंटारियो नाम की जगह पे। और वो यहाँ पर भी एक डिससेटिस्फाइड मैरिड रिलेशनशिप को बताया गया द ब्लाइंड असैसिन में। और ये बुक जो है इस बुक में नॉवल विद इन अ नॉवल है, और जिसे जो है नॉवल विद इन अ नॉवल है इसमें, और जिसे ब्लाइंड असैसिन, जिसे रोमना क्लेफ कहा जाता है, नॉवल विद अ की, जो लॉरा को एट्रीब्यूट किया जाता है मगर आयरिस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो जो ब्लाइंड असैसिन है, ये नॉवल के लिए उनको 2000 में बुकर प्राइज मिला था। दिस इज जो हिस्टोरिकल फिक्शन है ये आपका, दैट इज द ब्लाइंड असैसिन। इसके अलावा मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। उनका एक नॉवल है हैग सीड। हैग सीड नाम का एक नॉवल है एटवुड का। इस नॉवल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अक्टूबर 2016 में पब्लिश हुआ था। इट गॉट पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2016 एंड इट इज अ मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो ये जो नॉवल है मरिया एटवुड का हैग सीड, जो अक्टूबर 2016 में आया था, ये मॉडर्न रीटेलिंग है शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट का। ठीक है जी। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को बताए हैं। अब मैं क्वेश्चंस जो हैं वो करवाना चाह रही हूं, तो आई होप कि आप क्वेश्चंस भी, मैं इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से कराऊंगी, मेरे पास इसके ऑप्शंस वाले नहीं है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं खुद लिखूंगी। द थीम्स कवर्ड इन एटवुड्स वर्क्स आर, क्या क्या थीम्स हैं उनके उसमें, तो मैं आप आंसर इसका अपने आप ही लिख रही हूं। इसके आंसर हैं, देखिए ये हैं जेंडर एंड आइडेंटिटी, जेंडर एंड आइडेंटिटी, एंड पावर पॉलिटिक्स। इसके अलावा और भी हैं रिलीजन एंड मिथ। ये देखिए मुझे आंसर्स लिखने पड़ रहे हैं। तो द थीम्स कवर्ड इन एटवुड्स वर्क्स आर जेंडर एंड आइडेंटिटी, पावर पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड मिथ। द एडिबल वुमन इज द फर्स्ट नॉवल बाय, अभी आपको पता है ये नॉवल जो है वो आया था, दैट इज किसका है, मार्गरेट एटवुड का, 1969 का आया हुआ ये नॉवल है। एडिबल वुमन पूरी कहानी भी मैंने इसमें सुनाई, ये मार्गरेट एटवुड का नॉवल है। और कब आया था ये नॉवल, दैट केम, अगर आपको याद है तो मेरा कहानी सुनाना काम कर गया, दैट इज 1969 में ये नॉवल जो है वो था। इट वॉज हर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला था, दैट वॉज द ब्लाइंड असैसिन। और एक और भी जो है आपको पता ही है कौन सा है। आगे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। Which novel deals with the story of a young woman, Marian?
कौन सा नॉवल जो है वो यंग वुमन मरियन के बारे में बताता है? अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। मरियन जो कि एक सर्वेयर है, उसकी शादी होने वाली है पीटर से, और वो जो है डंकन के संपर्क में आती है जो उससे कहता है कि तुम्हें जो है वो रियल सेल्फ रखना चाहिए। तो द नॉवल दैट डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन मरियन इज द एडिबल वुमन। दैट इज द एडिबल वुमन। ठीक है जी, एडिबल वुमन जो है वो इसका टाइटल है। 2 बार बुकर प्राइज मिला, द ब्लाइंड असैसिन के लिए और द टेस्टामेंट्स के लिए। 2019 में टेस्टामेंट्स के लिए और 2019 में, और 2019 में ही है ना? हाँ जी, तो ये आपका फॉर 2000 में मिला ब्लाइंड असैसिन के लिए, 2019 में टेस्टामेंट्स के लिए, जिसमें जॉइंटली मिला है। In the foreword of which of a novel Atwood described it as a proto-feminist rather than feminist work? किस नॉवल को उन्होंने जो है प्रोटो-फेमिनिस्ट कहा है rather than a feminist work? कि ये फेमिनिस्ट वर्क नहीं है, जबकि एक प्रोटो-फेमिनिस्ट जो है ये वर्क है। किसको जो है, कौन से नॉवल का है? ये सारे जो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, मैंने एडिबल वुमन के ही जो है वो ले रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को बताऊंगी। और अभी अगर आप ये सोचें कि ये प्रोटो फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, तो मैं लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ प्रोटो फेमिनिज्म। प्रोटो फेमिनिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है दैट एंटिसिपेट्स मॉडर्न फेमिनिज्म इन एराज व्हेन द फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट एज सच वाज स्टिल अननोन। तो यहां पर प्रोटो फेमिनिज्म का मतलब होता है जैसे कि मॉडर्न फेमिनिज्म को उस समय पर एंटिसिपेट करना जब लोगों को फेमिनिज्म के बारे में नहीं पता। तो फॉरवर्ड ऑफ विच, तो एटवुड ने प्रोटो फेमिनिस्ट वर्क कहा है रादर देन फेमिनिस्ट वर्क। कौन सा है? दैट इज द एडिबल वुमन। ये इनका बहुत ही फेमस नॉवल है। एडिबल वुमन है क्या, मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ केक दैट मरियन ईट्स एंड later on she regains her appetite. सरफेसिंग इज अ नॉवल बाय, ये इनका नॉवल है, एटवुड का ही नॉवल है। सरफेसिंग इज अ नॉवल बाय एटवुड, मार्गरेट एटवुड, मैंने सिर्फ एटवुड लिख दिया। Which novel has been described as a companion novel to Atwood's collection of poem Power Politics? कि कलेक्शन ऑफ पोएम है इनका पावर पॉलिटिक्स, उसका जो है इसको कौन से नॉवल को, विच नॉवल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कंपेनियन नॉवल टू एटवुड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स उनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसका कंपेनियन नॉवल किसे कहा जाता है? सरफेसिंग को कहा जाता है। सरफेसिंग नॉवल को कहा जाता है। और सरफेसिंग नॉवल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो सरफेसिंग इनका सेकंड नॉवल है। इट इज अबाउट द चॉइस ऑफ अ वुमन रिगार्डिंग अबॉर्शन। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ही नहीं दिया गया है, और वो नैरेटर जो है वो अपने पेरेंट्स को, लॉन्ग लॉस्ट पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आई है। पेरेंट्स जो हैं वो खो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स वो फादर नहीं मिलते हैं, वो एक अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। तो ये कहानी है सरफेसिंग की। और शी एज्यूम्स एज इफ शी वो प्रेग्नेंट फ्रॉम सम डिवाइन चाइल्ड। तो ये सरफेसिंग जो है वो उनका सेकंड नॉवल है, और इस नॉवल में उन कंपेनियन जो है वो कहा जाता है कंपेनियन नॉवल ऑफ हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स पावर पॉलिटिक्स। Which book tells the story of a woman who returns to her hometown in Canada to find her missing father? ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक नेमलेस कैरेक्टर है सरफेसिंग में जो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाती है एक आइलैंड पे। फादर तो नहीं मिलते, उनकी डेड बॉडी मिलती है, वो मानसिक संतुलन खो बैठती है और वो ऐसा महसूस करती है जैसे कि वो एक डिवाइन चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। तो कौन सी स्टोरी जो है एक वुमेन की जो अपने होम टाउन में लौट कर आती है अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए, और वो कौन सा है? दैट इज सरफेसिंग। दैट इज सरफेसिंग। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है लेडी ऑरेकल। ये भी एक नॉवल है, ये भी एटवुड के द्वारा लिखा हुआ
जो है वो नॉवल है मार्गरेट एटवुड के द्वारा ही लिखा हुआ है, दैट इज लेडी ऑरेकल। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से याद आसानी से हो जाता है। तो लेडी ऑरेकल इज अ नॉवल बाय मार्गरेट एटवुड। और ये जो नॉवल है ये गोथिक रोमांसेस एंड फेरी टेल्स का मजाक जो है वो उड़ाता है। लेडी ऑरेकल, विच वर्क ऑफ एटवुड पैरोडीज गोथिक रोमांसेस एंड फेरी टेल्स, एंड दैट इज लेडी ऑरेकल। लेडी ऑरेकल मजाक उड़ाता है गोथिक रोमांसेस एंड फेरी टेल्स का मजाक जो है वो उड़ाता है। मैं एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी, देखूं आपको याद रहते हैं नहीं रहते हैं। लाइफ बिफोर मैन इज अ नॉवल बाय, तो लाइफ बिफोर मैन, अभी मैंने आपको बताया था, पूरी कहानी भी बताई थी लाइफ बिफोर मैन की, जिसमें नेट, एलिजाबेथ और लाशिया की कहानी है। तो लाइफ बिफोर मैन इज अ नॉवल बाय मार्गरेट एटवुड। ये भी जो नॉवल है ये एटवुड की ही नॉवल है। और द हैंडमेड्स टेल इज अ फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन नॉवल बाय, डिस्टोपियन का मतलब होता है वेयर एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, जहां हर चीज गलत होती है। तो हैंडमेड्स टेल इज अ फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन नॉवल बाय, दैट इज, ये है तो मार्गरेट एटवुड का ही। और इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नॉवल के बारे में जान लेते हैं। नीचे उसकी कहानी दी हुई है। विच नॉवल एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ सब्जुगेटेड वुमेन इन 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 पेट्रियार्कल सोसाइटी, लॉस ऑफ फीमेल एजेंसी एंड इंडिविजुअलिटी, सप्रेशन ऑफ विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड द वेरियस मीन्स बाय विच Women resist and try to gain individuality and independence। वो कौन सा नॉवल है जिसकी थीम है एक सब्जुगेटेड, थीम्स ऑफ सब्जुगेटेड विमेन, यानी कि दबाई हुई कुचली हुई महिलाएं। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जितनी भी ये जो सब्जुगेटेड विमेन की थीम है उसको जो लेकर आई हैं वो कौन है? मार्गरेट एटवुड। लॉस ऑफ फीमेल एजेंसी एंड इंडिविजुअलिटी, सप्रेशन ऑफ विमेन्स रिप्रोडक्टिव, ये हैंडमेड्स टेल है किसके द्वारा? मार्गरेट एटवुड का नॉवल है। और जो यहां पर ये दिया हुआ है ये नॉवल कौन सा है? दैट इज द हैंडमेड्स टेल। हैंडमेड्स टेल है, इस नॉवल का नाम है हैंडमेड्स टेल। तो यहां तक देखिए, लाइफ बिफोर मैन इज अ नॉवल बाय एटवुड, द हैंडमेड्स टेल इज अ फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन नॉवल। डिस्टोपियन के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि डिस्टोपियन का मतलब होता है कि जिसमें एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट। Which novel is about fictional painter Elaine Risley who vividly reflects on her childhood and teenage years? कौन सा नॉवल जो है वो एक फिक्शनल पेंटर के बारे में है मार्गरेट एटवुड के द्वारा, और वो नॉवल है कैट्स आई। दैट इज कैट्स आई। कैट्स आई ये एक नॉवल है एलेन रीजले के द्वारा, जो एक अपने चाइल्डहुड और टीनेज ईयर के बारे में रिफ्लेक्ट करते। द पेनेलोपियड इज अ नॉवल बाय, पेनेलोपियड जो है वो नॉवल है मार्गरेट एटवुड का। और अभी मैंने आपको एक ये वाला क्वेश्चन बताया था, द नॉवल हैगसीड इज अ मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट की ये मॉडर्न रीटेलिंग है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मार्गरेट एटवुड। कैनेडियन लिटरेचर में से मैंने मार्गरेट एटवुड को लिया है, अभी और कुछ राइटर्स और हैं उनको भी लूंगी, और राइटर्स प्लस क्वेश्चंस दोनों ही चीज मैं करवा रही हूँ। और इसके साथ ही वर्ल्ड लिटरेचर का ये पार्ट 1 है। इसके अलावा और जो लिटरेचर हैं जो इसमें हमने दिए हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, और ये सब भी मैं इसमें कवर जो है वो करूँगी। तो चलिए अब एक साथ फिर दोबारा से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, द थीम्स कवर्ड इन एटवुड्स वर्क्स आर। अगर आपको याद हो तो थीम्स क्या क्या जो हैं वो उसमें कवर हुई हैं, जेंडर एंड आइडेंटिटी है, पावर पॉलिटिक्स है, मिथ्स एंड रिलीजन। द एडिबल वुमन इज द फर्स्ट नॉवल बाय, याद आया, मार्गरेट एटवुड। कब आया था? 1969। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल डील्स द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन मरियन। अगर याद हो तो दैट इज द एडिबल वुमन और मरियन ऑफ पीटर वाला।
in the foreword of which of our novel Atwood described it as a proto-feminist. ये term मैंने आपको बताया था कि where the concept of feminism is before time, that is proto-feminist. तो proto-feminist किस में दिखाया है? द एडिबल वुमेन में. एडिबल वुमेन क्या है? खाने योग्य. दैट इज द नेम ऑफ अ केक वुमेन की शेप में. सरफेसिंग इज अ नॉवल बाय. सरफेसिंग किसके द्वारा लिखा गया है? मार्गरेट एटवुड. विच नॉवल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कंपेनियन नॉवल टू एटवुड्स कलेक्शन ऑफ पोएम पावर पॉलिटिक्स? दैट इज सरफेसिंग. एक बार दो बार ध्यान से देखेंगे सब याद हो जाएगा. विच बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन? इसमें कहानी जो है एक नेमलेस जो है वो लड़की दिखाई है जो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आती है और मानसिक संतुलन खो बैठती है. वो कौन सा नॉवल है? दैट इज सरफेसिंग. लेडी ऑरेकल किसका वर्क है? मार्गरेट एटवुड. लेडी ऑरेकल में उन्होंने किस चीज की पैरोडी की है? गोथिक रोमांसेस एंड फेरी टेल्स. लाइफ बिफोर मैन किसका द्वारा लिखा हुआ नॉवल है? दैट इज बाय मार्गरेट एटवुड. इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से थे? नेट, एलिजाबेथ एंड लाशिया. हैंडमेड्स टेल किसका डिस्टोपियन नॉवल है? मार्गरेट एटवुड का. थीम क्या है? सब्जुगेशन ऑफ विमेन और जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी का द्वारा सब्जुगेशन. लॉस ऑफ फीमेल एजेंसी, ये कौन सा नॉवल है? दैट इज हैंडमेड्स टेल. विच नॉवल इज अबाउट फिक्शनल पेंटर इलेन रेजले? कैट्स आई. द पेनेलोपियाड इज अ नॉवल बाय Margaret Atwood. The novel Hagseed is a modern retelling of William Shakespeare's The Tempest. तो ये हुए हमारे एक क्विक रिवीजन भी मैंने आप लोगों को करवा दिया. आई होप कि ये जो वर्ल्ड लिटरेचर वाला पार्ट है वो आप लोगों को अच्छा लगे. और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आप जिस दिन भी ग्रामर का सेशन रखूंगी अपनी ही बुक के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. बाय बाय.